हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 नवंबर 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बता दूँ कि हमारा जो ये सी सेट के लाइव क्लासेस का बैच है, अगर आप अभी भी इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कुछ सीट्स बची हुई हैं, इसलिए हमने इसकी एनरोलमेंट डेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है हमारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर। तो 999 में ये बैच आपको अभी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर चाहें तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। तो आप में से अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल करें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और यहाँ से आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलेगा कि सेशंस जो है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे टाइम तक चल पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और जो भी आपको हेल्प हो रही है, जिस भी तरीके की हेल्प आपको मिल रही है, उस हिसाब से आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का पहला मतलब न्यूज़पेपर है। इसमें बात की गई है पेट्रोलिंग रिज्यूम्स इन लद्दाख डेमचौक एंड विल कमेंस सून इन डेप्सांग प्लेन्स। ठीक है, डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स बेसिकली वही दो एरियाज़ हैं ईस्टर्न लद्दाख में जहाँ पर कुछ दिनों पहले डिसंगेजमेंट शुरू हुआ था और यहाँ पर अब डेमचौक में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है ना। और डेप्सांग प्लेन्स में भी बहुत जल्द हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ खास न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर सेकंड में एक न्यूज़ है कि इंडिया ने अपने जो 23 नेशनल टारगेट्स हैं, है ना, जो अपने बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान होता है उसको यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने जिक्र किया था कि बायोडाइवर्सिटी का जो कन्वेंशन है, उसकी जो समिट है वो चल रही थी, 16 कॉप चल रही थी। कहाँ हमने बात की थी, आई होप आपको याद है, कैली में, कैली में चल रही थी ना, कोलंबिया में। तो उसी को लेकर भारत ने यहाँ पर अपने जो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है वो सबमिट किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एडिटोरियल पेज के आज दो आर्टिकल्स देने वाला हूँ जो आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं, है ना। एक ये वाला है, दैट इज़ पियर्सिंग द पॉल। ये बेसिकली बात कर रहा है जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है उसको लेकर। ठीक है, कि दिल्ली में पॉल्यूशन की जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टबल बर्निंग होती है उससे नहीं है। वो एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, बट वो एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बड़ी जो समस्या है ना, वो उसको सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनको थोड़ा पावर मिले। तो ये बात यहाँ पर की गई है। ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और इसके बाद यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर को लेकर बात की जा रही है। ठीक है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। दोनों ही काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं और इन दोनों को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं इनको एज सच लाइन टू लाइन कवर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मतलब पढ़ के समझ जाएंगे। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक बार पढ़िएगा ज़रूर, मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर, जहाँ पर हमें दो आर्टिकल्स देखने हैं। एक आर्टिकल बात कर रहा है फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल को लेकर। एक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम का यहाँ पर जिक्र किया गया। अब ये ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में या जो स्टार सिस्टम्स होता है उसके कंटेक्स्ट में बाइनरी सिस्टम तो सुना है। ठीक है ना, जिसमें दो स्टार्स होते हैं, एक दूसरे से
वो प्रभावित होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं और एक दूसरे के अराउंड चक्कर लगाते हैं, वो बाइनरी सिस्टम होता है। बट यहाँ पर बात की जा रही है ट्रिपल सिस्टम की। तो ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम ये क्या है ये देखेंगे। और इसके बाद एक आर्टिकल बात कर रहा है इकोनॉमी को लेकर, दैट इज़ अबाउट दी कंजम्पशन एंड फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग 3 आर्टिकल्स, 2 ये एक वो वाला नेशनल टारगेट्स वाला, ये 3 आर्टिकल हम लोग देखेंगे। और 2 आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो इनको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज मिलता है। करंट अफेयर्स आपको पूरा 16 महीने का, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिलता है। और साथ ही साथ सी सेट, ठीक है, सी सेट के कुछ आपको फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। टोटल 91 टेस्ट हैं, 5300 MCQs ओनली अवेलेबल एट 849। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें जल्द से जल्द और ज़रूर एनरोल कर लें, क्योंकि कुछ समय के बाद हो सकता है कि जो प्राइसिंग वगैरह है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाए। तो इसलिए बेटर है कि इस प्राइस पर आप लोग जल्द से जल्द एनरोल कर लें। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, तो आपको 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो दैट इज़ अवेलेबल एट 449 रुपीज़। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 299 में। और सिर्फ अगर आप सी सेट के टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे 249 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, इनमें से जिसमें भी आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूज़पेपर्स पर चलते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको दिखाए 3 आर्टिकल्स, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि विद 23 नेशनल टारगेट्स इंडिया सबमिट्स बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान टू ग्लोबल बॉडी। तो एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अपने कमिटमेंट को लेकर भारत ने अपने जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है, दैट इज़ NBS-AP, जिसमें 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, इनको यहाँ पर सबमिट किया है। और ये पूरा का पूरा कहाँ पर हुआ है, ये वही जो मैंने आपको बताया था कि एनुअल यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी चल रही थी, है ना, कहाँ पर, कोलंबिया के कैली में, वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो शहर है दैट इज़ कैली, ये कोलंबिया की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो कोलंबिया की राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया बेसिकली एक साउथ अमेरिकन शहर है, तो वहाँ पर कैली इज़ नॉट इट्स कैपिटल, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इंडिया के जो 23 टारगेट्स इंडिया ने सबमिट किए हैं, ये 3 ब्रॉड थीम्स जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की ट्रीटी है, इसकी 3 ब्रॉड थीम से अलाइंड है। वो 3 थीम्स क्या है, रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को जो होने वाले खतरे हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनको कम करना। इसके बाद मीटिंग पीपल नीड्स थ्रू सस्टेनेबल यूज़ एंड बेनिफिट शेयरिंग, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, कैसे, सस्टेनेबल यूज़ और जो बेनिफिट्स अराइज होते हैं उसके शेयरिंग से। और साथ ही साथ टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और मेन स्ट्रीमिंग के लिए टूल्स एंड सॉल्यूशन का यूज़। तो ये बेसिकली जो ब्रॉड 3 थीम्स हैं, है ना, इन 3 थीम्स के बेसिस पर ही या इन्हीं से इंडिया के जो 23 टारगेट्स हैं दे आर अलाइंड। अब जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसको अडॉप्ट किया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, 2022 में। क्योंकि ये जो मीटिंग होती है CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो मीटिंग होती है वो बाय एनुअल होती है। ठीक है, हर 2 साल में एक बार। तो इसलिए 2022 में जो 15th मीटिंग हुई थी, है ना, अंडर दी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। और 196 कंट्रीज़, 196 देशों ने एग्री किया था टू हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, कि 2030 तक
क्या करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को जो खतरा हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसको रोकेंगे और उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टू अचीव अ नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड, ताकि हम एक नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड को अचीव कर सकें। ठीक है, इसके बाद लिखा है अंडर इट्स गोल्स टू रिड्यूस थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, है ना। भारत का जो गोल है कि बायोडाइवर्सिटी को होने वाले जो थ्रेट्स हैं उनको कम करना, उसके अंतर्गत भारत का जो NBS-AP है उसमें ये कहा गया है कि इट विल प्रायोरिटाइज इफेक्टिव रिस्टोरेशन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कि कम से कम 30% जो डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर और मरीन और इकोसिस्टम्स हैं, कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ठीक, दिस विल हेल्प टू इन्हेंस बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी इन्हेंस होगी और साथ ही साथ इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड कनेक्टिविटी जो है वो भी बेहतर बनेगी। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हार्बर्स नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, यानी कि पूरे के पूरे दुनिया के जितने भी पौधों की और जितने भी पशु पक्षियों की जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें से भारत में कितनी पाई जाती है, 8%। ठीक है, और 9.24% ऑफ ग्लोबली नोन प्लांट स्पीशीज़, और 9.24 अगर हम बात करें सिर्फ प्लांट स्पीशीज़ की तो वो इंडिया में 9.24% है। तो इंडिया की अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ की बात करें तो भारत में मछलियों की, फिशेस की 3532 स्पीशीज़ हैं। एम्फीबियन स्पीशीज़ की बात करें तो 450 हैं। रेप्टाइल स्पीशीज़ की 738 है। बर्ड स्पीशीज़ भारत में 1346 है। और मैमल्स की अगर हम बात करें तो वो 436 स्पीशीज़ है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलें तो NBS-AP प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, enables focus on sustainable use of biological resources and ensures free and equitable sharing of benefits derived from them। ये ध्यान रखिएगा कि जो NBS-AP होते हैं, NBS-AP का मतलब वही है कि जो हर देश अपने प्लान्स और अपने टारगेट्स देता है, उसके लिए उसमें बेसिकली होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है ना। और उसमें फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका क्या किया जाएगा, सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम देम, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनमें से जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनकी फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होगी। ठीक है, फेयर शेयरिंग होगी और इक्वल शेयरिंग नहीं है, इट्स एन इक्विटेबल, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से शेयरिंग उसकी की जाएगी। द अपडेटेड NBS-AP aims to support both national and global conservation agendas। ये दोनों ही यानी कि नेशनल और ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडास को सपोर्ट करने के लिए इसका एम है। इट सीक्स टू इफेक्टिवली एड्रेस की नेशनल चैलेंजेस, तो जो हमारे नेशनल चैलेंजेस हैं उनको भी ये एड्रेस करेगा, जैसे कि वाटर क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी, है ना, अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, देन वी हैव ग्रोइंग मैन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शंस, पॉल्यूशन, इमर्जिंग डिजीजेज, डिजास्टर रिस्क एंड ओवरऑल वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम। तो इन सबको भी ये एड्रेस करेगा। इसके बाद लिखा है कि जो 23 में से 8 टारगेट्स हैं, दिस सेंटर अराउंड रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, है ना। 23 में से 8 टारगेट तो बेसिकली यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी को होने वाले खतरे हैं उसको कम करने को लेकर। इसमें बेसिकली क्या है, लैंड एंड सी यूज चेंज को लेकर बात है, पॉल्यूशन की बात है, स्पीसीज़ के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को के बारे में बात है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात है, और साथ ही साथ जो मैनेजिंग द थ्रेट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होते हैं उनसे जो लोकल स्पीशीज़ हैं उनको होने वाले खतरे की बात की गई है, एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो बेसिकली जो 23 में से 8 टारगेट्स हैं जो बात करते हैं अबाउट दी थ्रेट, ठीक है, रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, उनमें ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप बात समझ गए। और अभी कुछ दिनों पहले ही, है ना, अभी आई थिंक हफ्ता भर भी नहीं हुआ है जब हम लोगों ने ये आर्टिकल पूरा का पूरा एक डिस्कस किया था, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉप चल रही थी उसको लेकर, और वहाँ पर भी हमने इस तरीके की चीज़ों का जिक्र किया था। उसमें आपको याद होगा हमने 30x30 टारगेट का एक जिक्र किया था, आई होप याद है ना। तो वहाँ से वो पढ़िएगा,
और यहाँ से इंडिया स्पेसिफिक जो टारगेट्स दिए गए हैं वो पढ़िएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको आप लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 में लेंगे। इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं। ये बात कर रहा है अबाउट द फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम डिस्कवर्ड, कि पहला ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम जो है वो डिस्कवर हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर एक नई स्टडी में ये कहा गया है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है एक ब्लैक होल ट्रिपल इन अ स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इस सिस्टम में बेसिकली क्या है कि सेंटर पर एक ब्लैक होल है, करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग अ स्मॉल स्टार स्पायरलिंग वेरी क्लोज टू इट। ठीक है, मतलब एक ब्लैक होल है इस तरीके से सेंटर पर, और इसके पास में ही एक स्टार है, तो ये उसको कंज्यूम करने की प्रोसेस में है। एंड देयर इज ऑल्सो अ सेकेंड स्टार विच अपीयर्स टू बी सर्कलिंग द ब्लैक होल बट इट इज़ एक्चुअली फार अवे। यानी कि एक ब्लैक होल है, उसके पास एक स्टार है, एक स्टार है जो उसके काफ़ी नज़दीक है, और ब्लैक होल जो है वो कुछ टाइम के बाद उस स्टार को कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद एक दूसरा स्टार और है जो कि इस ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, बट वो ब्लैक होल से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक होल, एक स्टार, दो स्टार, तो ये मिला के क्या बन गया, इट बिकम्स अ ट्रिपल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है इसकी डिस्कवरी हुई है, ये लगभग अर्थ से 8000 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब आप समझते होंगे, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, दूरी नापने की एक इकाई है लाइट ईयर। उसमें क्या होता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट जितना डिस्टेंस एक साल में ट्रेवल कर सकती है ना, उसको कहा जाता है लाइट ईयर। और ये डिस्टेंस लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी है ये इतनी दूर हुई है, और इसने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि अबाउट हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड, कि कैसे ब्लैक होल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। A black hole is a region in space where the pull of gravity is so strong that no matter or light can escape it। ठीक है, ये हमें पता है कि ब्लैक होल जो है वो स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जो ग्रेविटी का पुल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे कोई भी मैटर या कोई भी लाइट जो है वो एस्केप नहीं कर सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि मोस्ट ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड एट द एंड ऑफ देयर लाइफ्स। ठीक है, कि एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ज़्यादातर ब्लैक होल कब बनते हैं, जब स्टार्स, जो मैसिव स्टार्स होते हैं, वो अपने लाइफ की एंड में एक्सप्लोड कर जाते हैं, है ना, और उसको कहा जाता है सुपरनोवा। हालांकि जो ये ट्रिपल सिस्टम है इसमें प्रोसेस थोड़ा सा जेंटल है, यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये ट्रिपल सिस्टम जो है इसको लेकर लिखा गया है कि कई सारे जो ब्लैक होल्स हैं अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, दे हैव बीन द पार्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम्स। ठीक है, बाइनरी सिस्टम्स जिसमें एक ब्लैक होल होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि स्टार या अनदर ब्लैक होल। बट ब्लैक होल ट्रिपल not only has one star which orbits the black hole about every 6.5 days, but also a far more of a star which orbits it every 70,000 years। तो मैंने आपको बताया कि दो स्टार्स हैं ब्लैक होल के अराउंड, एक स्टार उसके काफ़ी नज़दीक है जो उसका ऑर्बिट या चक्कर पूरा कर लेता है लगभग 6.5 दिन में, और दूसरा स्टार जो है वो उसके काफ़ी दूर है, वो 70,000 साल में एक ऑर्बिट पूरा करता है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कॉन्स्टेलेशन ऑफ सिग्नस, सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में ये सिचुएटेड है। तो दिस सिस्टम फीचर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन ब्लैक होल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन ब्लैक होल को ये फीचर करता है, जिसका नाम है V404 सिग्नी, विच इज़ 9 टाइम्स एज बिग एज द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है उससे 9 गुना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है फील्ड सुपरनोवा। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये रिसर्च करी, इनका ये कहना है कि V404 सिग्नी हैज़ 2 स्टार्स अराउंड इट। ठीक है, इसके अराउंड 2 स्टार्स हैं। एज द ब्लैक होल डिड नॉट अराइज फ्रॉम अ सुपरनोवा, क्योंकि ब्लैक होल जो है वो सुपरनोवा से अराइज नहीं हुआ है। सुपरनोवा का मतलब मैंने आपको बताया है ना, कि जब
क्या होगा कि जब किसी मैसिव स्टार अपने एंड ऑफ लाइफ की तरफ होगा तो वो एक्सप्लोड करेगा, है ना, और एक्सप्लोड करेगा तो इट विच टिपिकली किक्स आउट आउटर स्टार्स इन द एक्सप्लोजन। तो जो उसके बाहर के स्टार्स होंगे वो एक्सप्लोजन में दूर हो जाएंगे, वही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर वही कहा गया है कि जो सिग्नी 404 के अराउंड जो दो स्टार्स हैं, है ना, वो सुपरनोवा से नहीं बने। क्योंकि सुपरनोवा अगर होता या कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता तो वो स्टार काफ़ी दूर हो चुके होते, बल्कि ये एक ऐसी प्रोसेस से बना है जिसको कहा गया है डायरेक्ट कोलैप्स, ठीक, वेयर द स्टार्स केव्स इन आफ्टर एक्सपेंडिंग ऑल इट्स फ्यूल बट डज नॉट एक्सप्लोड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो स्टार हैं वो नज़दीक आ जाते हैं, जब उनका सारा का सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद वो एक्सप्लोड करने की बजाय दे केव इन का मतलब है कि वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाते हैं। तो इस इवेंट को यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है कि वी कॉल दीज इवेंट्स अ फेल्ड सुपरनोवा। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स है दैट जस्ट एक्ट्स टू क्विकली फॉर द सुपरनोवा टू बी एबल टू ट्रिगर एंड यू गेट अ इम्प्लोजन इंस्टेड। ठीक है, कि जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स है वो इतनी जल्दी काम करता है कि सुपरनोवा ट्रिगर नहीं हो पाता, ठीक है, और इसमें हमें एक इम्प्लोजन मिलता है, नॉट एन एक्सप्लोजन, विच साउंड्स सुपर ड्रामेटिक एंड ऑसम बट इट इज़ जेंटल इन द सेंस दैट यू डू नॉट एक्सपेल एनी मैटर, क्योंकि इसमें कोई मैटर जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलता। हाउएवर जो ब्लैक होल है विल नॉट हैव 3 मेंबर्स फॉर एवर। ठीक है, ब्लैक होल्स में हमेशा ये 3 मेंबर जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि जो V4 सिग्नी है ये नियरर स्टार को कंज्यूम कर लेगा, है ना। और दिस सजेस्ट, तो ये चीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाइनरी सिस्टम्स हैं वो हो सकता है कि कभी पहले ट्रिपल सिस्टम रहे हों, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल सिस्टम्स रहे हों और ब्लैक होल ने क्या किया कि जो अपने पास वाला स्टार था उसको डिवोर कर लिया, उसको खा लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, ऐसा हो सकता है ना। या आप कह सकते हैं कि वो जो नियरर स्टार है वो ब्लैक होल के ग्रेविटी पुल में अट्रैक्ट हो गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अभी ट्रिपल सिस्टम दिखाई दे रहा है वो हमेशा ट्रिपल सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो ब्लैक होल है वो नियरर स्टार को कंज्यूम कर लेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये हो सकता है कि जो आज की डेट में हम जिन सिस्टम्स को बाइनरी सिस्टम्स के रूप में जानते हैं, जिनको हम बाइनरी सिस्टम्स के रूप में, एक मिनट रुको, कि जिनको हम आज बाइनरी सिस्टम्स के रूप में जानते हैं वो हो सकता है कि कभी ट्रिपल सिस्टम रहे हों, है ना, और उनमें से जो ब्लैक होल है उसने नियरर स्टार को कंज्यूम कर लिया, है ना, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो इसको भी आप लोग इस आर्टिकल को साइंस एंड टेक में लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर बात हो रही है कंजम्पशन एंड फूड इन्फ्लेशन की। देखो यहाँ पर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में इंडियन इकोनॉमी के कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने ये नोट किया है कि अर्बन इंडिया में, यानी कि शहरी भारत में, स्पेशली जो बड़े शहर हैं, मेगा एरियाज़ हैं, दीज आर द न्यू एरियाज़ ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कि जो बड़े शहर हैं, जो अर्बन इंडिया है, वो एक नए चिंता का विषय हैं जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर। और वहीं रूरल इंडिया इज़ विटनेसिंग एन अपटिक, यानी कि रूरल इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है लेकिन अर्बन इंडिया में कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो लोग अर्बन इंडिया में हैं दे आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच, उनका कंजम्पशन कम होता जा रहा है, चाहे वो कार्स का कंजम्पशन हो, चाहे हाउस होल्ड गुड्स का हो, सीरियल्स का हो, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, और एज कंपनीज एक्सपेक्टेड देम टू, इवन एज पीपल इन द रूरल एरियाज सीम टू बी बाइंग मच मोर देन अर्लियर। ठीक है, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो पहले से ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ के लोग नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली रिव्यू आता है इकोनॉमी का, उसके सितंबर महीने में ये लिखा है
कि रूरल डिमांड कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इन H1 ऑफ FY25। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मंथली रिव्यू आता है इकोनॉमी का, सितंबर के महीने का, ये कहता है कि रूरल डिमांड कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इन H1 ऑफ FY25। कि रूरल डिमांड जो है वो तो बढ़ रही है। ठीक है, FY25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 25, और मतलब 24-25, अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक। और H1 का मतलब होता है फर्स्ट हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 6 मंथ्स, तो मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप बात करें तो अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अप्रैल टू सितंबर की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, कि रूरल डिमांड जो है वो तो बढ़ रही है। ठीक, अब ये रूरल डिमांड जो है ये बढ़ रही है, ये कैसे पता लग रहा है? इज रिफ्लेक्टेड इन द राइजिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेल्स। ठीक है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो मतलब ग्रॉसरीज वगैरह होती है, उस तरीके के जो सामान हैं वो बिक रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5.2% है। ठीक है, 5.2% की ग्रोथ है Q1 में FY25 के, जो कि पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से, यानी कि FY24 के फर्स्ट क्वार्टर के 4% से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से पता लग रहा है कि रूरल डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब Q1 का मतलब आप समझते ही हैं कि फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर, यानी कि अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून। ठीक, अब इसके बाद अगला यहाँ पर सवाल ये है कि अ बिग रीज़न वाई अर्बन इंडिया सीम्स टू बी डूइंग वर्स देन रूरल इंडिया इज़ हाई फूड इन्फ्लेशन। कि अर्बन इंडिया की जो हालत ख़राब है, मतलब वहाँ पर जो कंजम्पशन कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रूरल इंडिया, वो कहा जा रहा है हाई फूड इन्फ्लेशन की वजह से है। लेकिन मतलब ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर एक क्लोज लुक रखें तो वो ये दिखाता है कि हाई फूड इन्फ्लेशन जो है वो रूरल हाउस होल्ड को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ना, ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है अर्बन अर्बन एरियाज से। अब टेबल 1 जो है वो दो चीज़ दिखाती है। वन नीड्स टू नो टू डिटरमाइन हु इज़ गेटिंग हिट बाय फूड इन्फ्लेशन मोर, कि फूड इन्फ्लेशन से ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, अर्बन एरियाज़ के लोग या रूरल एरियाज़ के लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा गया है द फर्स्ट इज़ द रेट ऑफ फूड इन्फ्लेशन, और सेकंड बताया गया है वेटेज दैट फूड इन्फ्लेशन हैज़ इन कैलकुलेटिंग ओवरऑल इन्फ्लेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो, ये इस टेबल की बात हो रही है, टेबल 1 की।
तो यहाँ पर रूरल और अर्बन दो दिए गए हैं, ठीक है। इनका जो इन्फ्लेशन दिया गया है वो ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर का डेटा दिया गया है, इसमें रूरल और अर्बन दोनों का दिया गया है, वेटेज दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, और कितना इन्फ्लेशन उसमें है वो दिया गया है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर जो मतलब क्या दिया गया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब वेटेज जो है वो परसेंट टू परसेंट चेंज करता है ना। जैसे कि इफ़ यू वॉक टू वर्क, यानी कि अगर आप काम करने के लिए पैदल जाते हैं और आपके पास अगर कार नहीं है, ठीक है, तो अगर प्राइस कार के प्राइस का इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन है उससे भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास जो कार का यूज़ करता है, या जिसके कपल ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा। द ब्रॉडर पॉइंट इज़ दैट योर कंजम्पशन पैटर्न अफेक्ट्स योर इन्फ्लेशन रेट। ब्रॉडर पॉइंट ये है कि आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो आपके इन्फ्लेशन रेट को प्रभावित करता है। तो रूरल एरियाज़ में फूड इन्फ्लेशन टेंड्स टू हैव अ ग्रेटर बियरिंग ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन वाइल इट अकाउंट्स फॉर लेस इन अर्बन एरियाज़। तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड इन्फ्लेशन, मतलब फूड तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सभी लोग कंज्यूम करते हैं, तो फूड इन्फ्लेशन का जो असर है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा होता है, किस में, रूरल एरियाज़ में, वहीं अर्बन एरियाज़ में कम होता है। अब जैसे इस टेबल में दिखाया गया है कि सितंबर के महीने के लिए जब इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता है तो उस समय भी जो फूड एंड बेवरेज का इन्फ्लेशन है रूरल इंडिया में वो अर्बन इंडिया से कम है। देखो, फूड एंड बेवरेज फूड एंड बेवरेज अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में रूरल इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम है, दिख रहा है ना। तो its effect would be more because its weightage in the rural consumption basket is considerably more। अब रूरल एरियाज में इसका जो, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, भले ही इन्फ्लेशन आप देख रहे हो यहाँ पर 8.25 है, यहाँ पर 8.55 है, तो इन्फ्लेशन या महंगाई ज़्यादा कहाँ पर है फूड एंड बेवरेजेस के केस में, अर्बन एरियाज़ में। लेकिन इसका असर या इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा कहाँ पड़ेगा, रूरल एरिया में। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया का जो पूरा का पूरा बास्केट है उसमें फूड एंड बेवरेजेस ज़्यादा है, का जो शेयर है वो ज़्यादा है, 54.18%, और ये है 36%। समझ पा रहे हो बात? ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अब फूड इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 73.1% टू द हेडलाइन रूरल इन्फ्लेशन। लेकिन
हेडलाइन अर्बन इन्फ्लेशन में सिर्फ 56% कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिसप्रपोर्शनेटली हायर फूड होल्ड्स इन द रूरल कंजम्पशन बास्केट। मैंने वही बताया कि फूड एंड बेवरेज का जो ओवरऑल वेटेज है रूरल कंजम्पशन बास्केट में वो ज़्यादा है, 54% के आसपास है, और अर्बन एरियाज़ में 36% के आसपास है। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है वेजिटेबल प्राइजेस का। अगर वेजिटेबल प्राइजेस सपोज करो 10% बढ़ जाते हैं सब्जियों के दाम, तो हाउ डज़ इट मैटर वेदर यू आर इन अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया? तो फिर ये कैसे मतलब मैटर करता है, मायने रखता है कि क्या आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं? 10% सब्जी के दाम बढ़ गए। अब वेजिटेबल इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन में इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वेजिटेबल इन्फ्लेशन का। रूरल और अर्बन एरियाज़ में वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम है, 36 और 35.9%, लेकिन इनका जो असर है वो अलग अलग है। वेजिटेबल का वेटेज रूरल सीपीआई में 7.5% है, अर्बन सीपीआई में 4.4% है। तो रिलेटिवली लार्जर इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल इन रूरल कंजम्पशन रूरल हेडलाइन, जो हेडलाइन रूरल इन्फ्लेशन है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, 45% के आसपास। और वहीं वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 31.3% कंट्रीब्यूट करता है टू द हेडलाइन अर्बन इन्फ्लेशन। अब जब ये 14 सितंबर को सेंटर ने एडिबल ऑयल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया तो इसकी वजह से इनका प्राइस बढ़ गया, लेकिन इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मोर फील हुआ रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में प्राइस इंडेक्स जो है वो 2.4% राइज करता है सितंबर में इन कंपैरिजन टू अगस्त, लेकिन अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करें, सॉरी रूरल एरियाज़ में बात करें, तो ये बढ़ जाता है 3.2%। अब इसके बाद ये कह रहा है कि चार्ट 3 में देखो, ये समझने के लिए कि हाउ फूड इन्फ्लेशन रेट हैज़ चेंज ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, कि किस तरीके से जो फूड इन्फ्लेशन रेट है वो पिछले 2 सालों में चेंज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। एंड वी हैव सीन अबव हाउ रूरल इंडिया इज अफेक्टेड मोर व्हेन फूड इन्फ्लेशन इज लोअर देन इन अर्बन इंडिया। ठीक है, कि फूड इन्फ्लेशन भले ही रूरल इंडिया में कम हो एज़ कम्पेयर टू अर्बन इंडिया, लेकिन फिर भी रूरल इंडिया ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि उसका मैंने बताया ना आपको कि वेटेज ज़्यादा है, उसकी कंजम्पशन बास्केट में वेटेज ज़्यादा है फूड का रूरल एरियाज़ का, है ना। तो बट द रेड लाइन शोज हाउ फूड इन्फ्लेशन इज ऑफर हायर इन रूरल इंडिया देन इन अर्बन इंडिया। अब ये जो रेड लाइन है बेसिकली ये फूड एंड बेवरेजेस अर्बन की है, ग्रीन वाली, और ये जो रेड वाली लाइन है ये फूड एंड बेवरेजेस रूरल की है। तो फूड एंड बेवरेजेस रूरल जो है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा इम्पैक्टेड है। इनफैक्ट इट हैज़ बीन हायर फॉर मोस्ट ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, और इस फाइनेंशियल ईयर की बात भी करें तो यहाँ पर भी ये ज़्यादा ही बना हुआ है। तो इसका अब शॉर्ट ये है, मतलब इसका कंसिक्वेंस की अगर हम बात करें तो वो ये है कि रूरल इंडिया में बी कंज्यूमिंग मोर एट अ फास्टर रेट देन इट डिड लास्ट ईयर। ठीक है, हो सकता है कि जो रूरल इंडिया है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही है ना, और तेज़ी से कंज्यूम कर रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट हाई फूड इन्फ्लेशन इज स्टिल पिंचिंग इट मोर देन इट इज़ पिंचिंग अर्बन इंडिया। लेकिन जो हाई फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी इसको ज़्यादा परेशान कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हाई पिंचिंग अर्बन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो बात थी वो ठीक है कि फूड इन्फ्लेशन को लेकर इन्होंने बात करी, बट जो इन्होंने शुरुआत में एक सवाल उठाया था कि अर्बन एरियाज़ में कंजम्पशन कम हो रहा है, उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, कि अर्बन इंडिया में कंजम्पशन कम हो रहा है, बात तो वहीं से शुरू की थी, लेकिन वाई इट इज़ हैपनिंग सो कि अर्बन एरिया में कंजम्पशन कम हो रहा है, उसका जवाब इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, है ना। ये अर्बन इंडिया से फिर रूरल में आए और रूरल से फूड इन्फ्लेशन में आए, फिर फूड इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को अर्बन और रूरल में देखते हुए वहाँ पर उसका कंजम्पशन बास्केट में क्या वेटेज है उसके हिसाब से देखते हुए ये आगे बढ़ गए। बट इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि अर्बन इंडिया में अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो वाई इट इज़ हैपनिंग सो। ठीक है, चलो आपके माइंड में अगर कुछ पॉइंट्स हो कि वाई इट इज़ हैपनिंग सो, या आप कुछ सोच सकते हो कि अर्बन इंडिया में कंजम्पशन कम क्यों हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है,
चलिए, फ़िलहाल यही आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स सी सेट ओनली एट 849 रुपीज़। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की चाहते हैं तो 699, सिर्फ जनरल स्टडीज़ की चाहते हैं तो 449, सिर्फ करंट अफेयर्स की चाहते हैं तो 299 और सिर्फ सी सेट की चाहते हैं तो 249 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इनमें से जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर एनरोल कर लें। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। और आप प्ले स्टोर से ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें हमारे, सो दैट कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वहाँ से वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि आपको भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म आप लोगों के लिए ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर चलते रहेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हेल्प हमारी भी होगी। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं या आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी आप इसको टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या इस क्यूआर कोड के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।